सो देखिए पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा, मास बैलेंस के बारे में देखा और कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी बैलेंस के लिए, और यहाँ से ही एक अच्छा कंक्लूजन आने वाला है। तो अभी हम लोग देखते हैं, देखिए मास बैलेंस में हमारा कंक्लूजन क्या था कि जब भी कोई भी फ्लूइड स्टडी स्टेट में होगा तो जितना कंट्रोल वॉल्यूम में मास एंट्री करता है उतना ही क्या होता है, उससे बाहर आता है। वैसे ही अगर अभी हम लोग एनर्जी बैलेंस में देखेंगे कि अगर कोई कंट्रोल वॉल्यूम होगा और अगर वो स्टडी फ्लो स्टेट में है, एक लिखा रहेगा, एक मतलब जो न्यूमेरिकल आएगा तो स्टडी स्टेट लिखा रहेगा। और स्टडी स्टेट का मतलब क्या कि जो प्रॉपर्टी होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं रहती है, वो प्रॉपर्टी रहती है हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो जब प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहने वाली है इसका मतलब इस केस में भी हमारा क्या आना चाहिए कि जितना एनर्जी इन होगा उतना एनर्जी आउट होगा। अब ये कैसे होगा इसको अभी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम लोग तो ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी क्या क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है और इंटरनल एनर्जी हो सकता है। मतलब U प्लस हाफ mv² प्लस mgz, ये इंटरनल एनर्जी हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब एक और टर्म हमने पढ़ा था स्पेसिफिक क्या होता है, अगर हम स्पेसिफिक टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब अगर हम इसको स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली डेल ई अपन, या डेल ई नहीं बोलना चाहिए, डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर रहे हैं, ये एनर्जी पर यूनिट मास को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी बोलेंगे या स्पेसिफिक टोटल एनर्जी बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मास से डिवाइड कर देंगे तो जो कैपिटल यू जो इंटरनल एनर्जी था वो स्मॉल यू हो जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस यहाँ से m निकल जाएगा तो v²/2 प्लस gz। तो देखिए जब ये बोला जाएगा कि स्पेसिफिक टोटल एनर्जी तो ये हमारा ये हो जाएगा, और अगर हम ये बोलेंगे कि टोटल एनर्जी तब भी वो ये हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग एनर्जी बैलेंस देखते हैं। एनर्जी तो हमने देख लिया कि ये एनर्जी होता है। अब एनर्जी बैलेंस देखते हैं कि एनर्जी बैलेंस क्या होता है। तो सपोज करिए कि अगर ये एक क्लोज वॉल्यूम है तो जितना एनर्जी इंटर होगा यहाँ से उसको हमने डिनोट किया है EIN से, E एनर्जी इन, और मान लीजिए कि ई आउट मतलब इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इस कंट्रोल सिस्टम से बाहर निकल रहा है, ये एंट्री कर रहा है, ये बाहर निकल रहा है। अब अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो जैसे सपोज करिए 10 इंटर किया और 8 बाहर निकला है, तो 2 जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, इस कंट्रोल वॉल्यूम में जाके स्टोर हो जाएगा। तो उसको हमने डिनोट किया है ई कंट्रोल वॉल्यूम। क्लियर है। कंट्रोल वॉल्यूम में कितना एनर्जी एक्यूमुलेट हो रहा है उसको हमने बोला है ECV। तो अब एनर्जी बैलेंस देखिए, जितना एंट्री इन हुआ माइनस जितना आउट हुआ इक्वल टू सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, एनर्जी का लॉस होगा नहीं। तो जितना एंट्री किया माइनस जितना बाहर निकला, तो जो बचा हुआ जो इनका डिफरेंशिएट होगा वो इसमें जाके एक्यूमुलेट होने वाला है। तो अब अगर हम इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम लोग इसको E.in लिख सकते हैं। E.in मतलब क्या, DEIN अपॉन DT माइनस DE आउट अपॉन DT, जहां भी डॉट लगेगा मतलब वो टाइम के साथ डिफरेंशिएट है। तो E.in माइनस E.out इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा DECV अपॉन DT। अब देखिए फिर अगेन क्या कि अगर किसी कंट्रोल वॉल्यूम में जितना मास एक्यूमुलेट होगा वो भी कांस्टेंट होगा और जितना एनर्जी एक्यूमुलेट होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो अल्टीमेटली ये वैल्यू हमारा क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। कि मतलब जितना एक्यूमुलेट होगा, और एक स्टडी स्टेट में बात करें तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में रियल में देखा जाए तो कोई भी प्रॉपर्टी चेंज होने वाला नहीं है। अब जब प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो एक्यूमुलेशन एनर्जी जितना रहेगा वो टाइम के साथ क्या हो जाएगा, वो टाइम के साथ 0 ही होने वाला है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू हम इसका DECV अपॉन DT अगर हम 0 रख देंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो मास बैलेंस था वही आ जाएगा कि जितना स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के केस में अगर कोई सिस्टम स्टडी फ्लो एनर्जी स्टडी स्टेट में है तो उस केस में जितना एनर्जी उस पर्टिकुलर सिस्टम में एंट्री होगा उतना ही क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। यानी कि दोनों बात का कंक्लूजन क्या हो जाएगा, मास बैलेंस और एनर्जी बैलेंस का, कि अगर कोई सिस्टम जो
स्टडी स्टेट में है तो जितना मास कंट्रोल वॉल्यूम में एंट्री होगा उतना ही वो क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। जितना एनर्जी इंटर होगा उतना ही क्या होगा, बाहर होगा। तो ये दो कंक्लूजन हम लोग कर सकते हैं कि जब कोई सिस्टम स्टडी स्टेट में होगा तब के लिए। अब अगर अभी आगे हम लोग को स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ना है तो उससे पहले एक टर्म होता है वर्क ट्रांसफर। तो अब हम लोग देखते हैं वर्क ट्रांसफर। तो देखिए वर्क ट्रांसफर, ओपन सिस्टम में जो वर्क ट्रांसफर होता है वो बेसिकली दो तरीके से होता है। एक तो हमारा एक्सटर्नल वर्क ट्रांसफर होता है और दूसरा एक होता है वो फ्लो वर्क होता है। तो देखिए एक्सटर्नल वर्क मतलब जैसे टरबाइन से अगर कोई हमें वर्क मिल रहा है, कंप्रेसर में जो वर्क हम किसी सिस्टम पे कर रहे हैं वो वर्क हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कोई वर्क किया गया या वर्क मिला, तो ये सारे वर्क जो हैं वो एक्सटर्नल वर्क में आ जाए, मतलब कंसिडर किए जाएंगे। और वो वर्क जो किसी फ्लो को, कोई फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा तो वो हमारा फ्लो वर्क के कैटेगरी में आएगा। और जिसकी वैल्यू होती है, देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट भी किया गया, मतलब डेरिवेशन भी किया गया है। हमें याद रखने की बस चीज़ ये है कि जो फ्लो वर्क होता है वो P इंटू वी होता है। अब ये कैसे आया, वर्क क्या होता है, वर्क ये होता है कि किसी भी अगर कोई भी सिस्टम है उसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है और उस फोर्स कितना दूर तक डिस्प्लेस हुआ, या कोई सिस्टम के ऊपर अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं मतलब कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के कारण वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर हम ये बात करें तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू एल। अब टोटल जो है अगर मान लेते हैं कि पहला फ्लूइड 0.1 पे था और ये डिस्प्लेस होके 0.2 के एल डिस्टेंस पे जा रहा है, मतलब कि इस 0.1 पे जितना फोर्स लग रहा है और एल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो इन दोनों का ही प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि 0.1 पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स कितना लग जाएगा, जितना प्रेशर और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो P इंटू ए टोटल फोर्स लग जाएगा और एल डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ से हमें वर्क, फ्लो वर्क कितना मिल जाएगा, P इंटू वी। तो मतलब फ्लो वर्क कितना होता है, P इंटू वी होता है। ये आप याद रखिएगा, कभी भी फ्लो वर्क अगर पूछेगा मतलब P इंटू वी। कहाँ से आया वो अभी हमने देखा। तो मतलब वर्क ट्रांसफर दो तरीके से होगा, किसमें, ओपन सिस्टम में। एक एक्सटर्नल वर्क जैसे टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया या इलेक्ट्रिसिटी वर्क हो गया, और दूसरा फ्लो वर्क होगा जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, P इंटू वी। अब अगर स्पेसिफिक वर्क पूछेगा तो आप क्या करिएगा, इस वर्क का पर यूनिट मास से मतलब मास से डिवाइड कर दिएगा तो स्पेसिफिक फ्लो वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। अब उसके पहले अगर हम लोग अगर टोटल समराइज करें कि ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्सटर्नल वर्क प्लस फ्लो वर्क। एक्सटर्नल वर्क कितना हुआ और फ्लो वर्क कितना हुआ। एक्सटर्नल वर्क मतलब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है तो ये टरबाइन से हमें वर्क कितना मिलेगा, तो इसको हम लोग एक्सटर्नल वर्क मिलेंगे। या अगर ये पर्टिकुलर जो सिस्टम रहता है अगर कंप्रेसर रहता तो कंप्रेस करने के लिए फ्लूइड में कितना वर्क देना पड़ता, तो वो हमारा एक्सटर्नल वर्क के कैटेगरी में आ जाता। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि फ्लो वर्क। तो फ्लो वर्क क्या होता है कि जो किसी फ्लूइड को मेंटेन करने में जितना फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो वर्क बोलते हैं। और एक साइन कन्वेंशन एक हम ये भी जानते हैं कि जब अगर किसी सिस्टम पे वर्क होता है तो वो नेगेटिव होता है, और जब सिस्टम हमें वर्क देता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो सपोज करिए अगर हम इसको सेक्शन 1 लेते हैं और ये सेक्शन 2 लेते हैं, तो सेक्शन वर्क में टोटल फ्लो वर्क कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर ये एक फ्लूइड एलिमेंट है और अगर इसको यहाँ से लेके वो आगे कहीं किसी डिस्टेंस में अगर वो ट्रेवल करेगा तो टोटल अभी हमने देखा है कि फ्लो वर्क कितना हो जाता है, P इंटू वी होता है। क्लियर है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मास फ्लो रेट m1 है, मास फ्लो रेट m1 है और यहाँ पे जो मास फ्लो रेट है वो हमारा क्या है, m2 है। मास फ्लो रेट का बात कर रहे हैं, तो देखिए फ्लो वर्क कितना हो जाएगा। तो अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट का बात करेंगे तो उस केस में हमारा मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा कि P1 इंटू वी। वी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या,
पर यूनिट मास है, और उसको अगर हम dm मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा फ्लो वर्क मिल जाएगा। कहाँ पे, यहाँ इनलेट पे। अब देखिए जब फ्लो रेट अगर यहाँ पे होगा तो अल्टीमेटली ये सिस्टम के ऊपर हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वाला जो है वो क्या हो गया, हमारा फ्लो वर्क हो गया, फ्लो वर्क एट इनलेट। और वो किसके बराबर हो जाएगा, P1 कितना प्रेशर लग रहा है इंटू V1, V1 मतलब क्या, पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है, और इंटू स्मॉल m जो dm है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल फ्लो वर्क निकल जाएगा मास से। ये इतना था पर यूनिट मास, और dm मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फ्लो वर्क निकल जाएगा। प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्लो होके बाहर आएगा, मतलब यहाँ पे ये कंप्रेस कर रहा है, बट यहाँ पे वो क्या हो रहा है, एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा है। तो जब यहाँ पे वो एक्सपांड होगा तो मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव वर्क मिलेगा। तो पॉजिटिव वर्क मिलेगा तब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा P2 इंटू V2 इंटू DM2, जहाँ P2 क्या है कि यहाँ पे प्रेशर कितना है, V2 क्या है, वॉल्यूम, तो यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम, और क्योंकि डिस्प्लेस कितना मास हो रहा है, DM2 मास हो रहा है, तो DM2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फ्लो वर्क हो जाएगा एट आउटलेट पे। अब अगर हम लोग अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, कभी भी फ्लो जो ओपन सिस्टम होता है उसमें रेट पे हमें निकालना पड़ता है, मतलब कि टाइम के साथ कैसे वो वेरिएशन हो रहा है। तो अगर हम इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dw अपॉन dt इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dw इंटू एक्सटर्नल वर्क डिवाइडेड बाई dt माइनस P1 V1 dm1 डिवाइडेड बाई dt प्लस P2 V2 dm2 डिवाइडेड बाई d2। और ये जो dm1 अपॉन dt और dm2 अपॉन dt है तो अल्टीमेटली ये क्या है, dm1 अपॉन dt क्या है, मास फ्लो रेट एट इनलेट, और dm2 अपॉन dt क्या है, मास फ्लो रेट एट आउटलेट। तो अब वो वैल्यू को पुट कर दीजिए तो dw अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dw एक्सटर्नल वर्क टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटर्नल वर्क लिख सकते हैं, माइनस m1 P1 V1 प्लस m2 P2 V2। तो ये अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाला है, टोटल वर्क ट्रांसफर मिलने वाला है ओपन सिस्टम में, क्लियर है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे अगर मैं एक वर्ड लिखूंगा कि टोटल वर्क ट्रांसफर कितना हो रहा है तो आप डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, तो उसी को हम लोग वहाँ पर जाके पुटअप करने वाले हैं। तो मैं एक बार आपको कंक्लूजन कर देता हूं कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ाया। अभी हमने ये देखा एनर्जी बैलेंस के बारे में, देखा कि जैसे मास बैलेंस होता है कि अगर कोई सिस्टम है और अगर उसमें जितना भी मास एंट्री होगा उतना ही मास आउट होगा स्टडी स्टेट कंडीशन में। और अगर एनर्जी बैलेंस का बात करें तो एनर्जी बैलेंस में भी जब अगर कोई भी सिस्टम अगर स्टडी स्टेट में है तो जितना एनर्जी इंटर होगा उतना ही एनर्जी आउट होगा, वो हमने यहाँ पे डेरिवेशन देखा। ये सारे डेरिवेशन देखिए आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बार बार डाउट पूछते हैं सर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और हमारे पास टाइम है इसलिए मैं हर एक एक चीज़ को आपको डिफ्रेंशिएट कर करके और उसका डेरिवेशन कर करके दिखा रहा हूँ, लेकिन लास्ट में जो मैं टिक करता हूँ वही फॉर्मूला को बस आपको याद रखने की ज़रूरत रहता है, क्लियर है। इसके बाद भी अगर हम चाहेंगे तो हम लोग एक शॉर्ट वो भी बना लेंगे लास्ट में जब यूनिट कंप्लीट होगा कि क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो डेरिवेशन एज सच बीटेक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ लोगों का बार बार मैसेज आता है कि सर वो कहाँ से आया है, तो मैं अलग से बताने से ज़्यादा अच्छा है कि एक बार मैं पूरा क्या बोलना चाहिए कि फ्लो में ही पूरा बता दूं ताकि आपको बार बार वो क्वेश्चन ना पूछने को मिले। लेकिन डिप्लोमा स्टैंडर्ड के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को मैं बोलूँगा कि ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर जब मैं नहीं बोलूँगा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पर ज़्यादा फोकस फॉर्मूला पे करिएगा, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे देखा एनर्जी बैलेंस में कि अगर कोई सिस्टम स्टडी स्टेट में है तो जितना एनर्जी उसमें इंटर होगा उतना ही आउट होगा। फिर हमने देखा वर्क ट्रांसफर, तो वर्क ट्रांसफर ओपन सिस्टम में दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल वर्क, फ्लो वर्क। और फ्लो वर्क का हमने देखा कि P इंटू V होता है। और लास्ट में हमने ये कंक्लूजन लिया कि अगर ओपन सिस्टम में टोटल वर्क निकालने की बात आएगी तो टोटल वर्क हो जाएगा
एक्सटर्नल वर्क के कारण कितना चेंज आ रहा है और प्लस फ्लो वर्क के कारण कितना चेंज आ रहा है। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क ओपन सिस्टम में बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क, और ये जो हो गया वो एंट्री के समय में कितना फ्लो वर्क हुआ, तो क्योंकि एंट्री के समय में ये कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो इसलिए निगेटिव हो रहा है, और यहाँ पे वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है मतलब एक्सपांड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वर्क मिलेगा। क्लियर है? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आज के क्लास में एक और टॉपिक बचा हुआ है हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो हर एग्जाम में पूछता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको देखते हैं। तो पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हर एक एग्जाम के लिए। हाँ, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि डिराइव द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो देखिए, ये इक्वेशन को हम लोग ध्यान से देखते हैं और इसका जो लास्ट में जो इक्वेशन आएगा उसके बेसिस पे बहुत से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो ये जो स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसके डेरिवेशन को आप लोग ध्यान से देखिए। तो हम लोग जा रहे हैं डिराइव करने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में SFEE भी बोला जाता है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो देखिए, इसमें डेरिवेशन में बहुत सिंपल है, कुछ करना है नहीं। एक कंसीडर कर देते हैं कि अगर ये एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, तो मान लीजिए इसके ऊपर कुछ वर्क हो रहा है, तो कुछ वर्क हो रहा है। इस एलिमेंट के ऊपर में कुछ हीट भी ऐड हो रहा है, हमने ये कंसीडर किया हुआ है, तो हीट भी ऐड हो रहा है। और इस पर्टिकुलर एलिमेंट के इनलेट पे मान लेते हैं प्रेशर P1 है, जो वेलोसिटी है जो वो V1 है, वॉल्यूम V1 वेलोसिटी से ये अंदर जा रहा है। यहाँ पे जो मास इंटर कर रहा है वो M1 मास से इंटर कर रहा है और E1 एनर्जी से इंटर कर रहा है। क्लियर है? और आउटलेट सेक्शन पे मास फ्लो रेट वो M2 है, प्रेशर है वो जो P2 है, वेलोसिटी V2 है, और E2 जो है वो टोटल स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो E2 है। ये हमने कंसिडर किया हुआ है इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे। और इसके अलावा हमने ये कंसिडर किया है कि इसमें dQ/dt रेट से हीट आ रहा है, और इस पे ये टोटल वर्क जो है वो dW/dt हो रहा है, जो कि हमने पिछले स्लाइड में डिराइव करके लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू कितना होता है एक्सटर्नल वर्क प्लस इनलेट पे कितना फ्लो रेट हो रहा है माइनस एक्सटर्नल पे कितना आउटर पे कितना फ्लो रेट हो रहा है। क्लियर है? ये होता है। तो अब अगर हम एनर्जी बैलेंस अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए करें तो हम क्या करेंगे कि इनलेट पे टोटल कितना एनर्जी है और आउटलेट पे कितना टोटल एनर्जी है, यही बैलेंस करेंगे। तो देखिए, इनलेट पे E1 क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी होता है, और ये स्पेसिफिक एनर्जी किसके बराबर होता है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस V1² प्लस GZ1। ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, एक टोटल एनर्जी देखे थे और एक स्पेसिफिक एनर्जी देखे थे, वो इतने के बराबर होगा। तो अगर हम एनर्जी बैलेंस करें तो टोटल एनर्जी, अगर M1 मास फ्लो हो रहा है तो E1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी एट इनलेट प्लस कितना हीट इनलेट हो रहा, कितना हीट ऐड हो रहा है, तो टोटल dQ/dt ऐड हो रहा है। ये किसके बराबर हो जाएगा कि उसके आउटलेट पे टोटल कितना एनर्जी है और प्लस इस एनर्जी का ऐड करने से और इंटरनल एनर्जी के मिलने से टोटल कितना वर्क मिला। तो यहां से हमारा एनर्जी बैलेंस हो जाएगा कि इनलेट इक्वल टू आउटलेट, कितना इनलेट पे एनर्जी था प्लस कितना हमने हीट दिया इक्वल टू कितना हमें वर्क मिला और कितना आउटलेट पे एनर्जी बचा हुआ है या अवेलेबल है। तो ये हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब करना कुछ नहीं है, सारा वैल्यू जो हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा हुआ है उसको बस पुटअप करते जाना है। M1 E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा क्या, स्पेसिफिक टोटल एनर्जी होता है, और E1 की वैल्यू क्या हो जाएगा अगर इनलेट का बात करेंगे तो U1 प्लस V1² प्लस GZ1। इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस dQ/dt इक्वल टू M2, E2 के जगह में वैल्यू पुट कर दीजिए U2 प्लस V2² प्लस GZ2। क्लियर है? प्लस dW/dt कि कितना टोटल वर्क हमें मिल रहा है फ्लो वर्क में। अब इसी वैल्यू को हमने अब क्या कर दिया है कि देन हमें इसको रीअरेंज कर दे रहे हैं। रीअरेंज में मतलब करना कुछ नहीं, सारे वैल्यू तो सेम है। ये जो टोटल वर्क है वो टोटल वर्क फ्लो वर्क में टोटल किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क
प्लस इनलेट पे कितना फ्लो वर्क मिला, आउटलेट पे कितना फ्लो वर्क मिला। तो मतलब dW/dt जो हमने पिछले स्लाइड में डिराइव किया हुआ है टोटल वर्क, उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे बस पुट कर दिए हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बाय सारी चीजें सेम है, बस ये dW/dt की जगह में जो पिछले स्लाइड में हमने डिराइव किया हुआ उसकी वैल्यू को पुट कर दिए हैं। और ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क प्लस इनलेट पे कितना फ्लो वर्क है, आउटलेट पे कितना फ्लो वर्क है। और यहाँ माइनस साइन क्यों था, क्योंकि इनलेट पे कंप्रेस कर रहे थे इसलिए निगेटिव साइन था, और आउटलेट पे हमें वर्क मिल रहा था इसलिए पॉजिटिव साइन था यहाँ पे। क्लियर है। अब यहाँ पे आइए, अब हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि ये जो P1 मतलब कि इनलेट वाला जो टर्म्स है उसको एक साइड लिख ले रहे हैं और आउटलेट वाले टर्म को एक साइड लिख ले रहे हैं। तो मतलब माइनस P1 V1 M1 को हम लोग इस साइड ले जा रहे हैं और इसके पास में लिख दे रहे हैं। तो बस उसी को रीअरेंज किए हैं। तो M1 प्लस U1 तो ऑलरेडी था, V1² प्लस GZ1, और ये जो P1 V1 था इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस M1 कॉमन लिए हैं तो P1 V1 बस बचा, प्लस dQ/dt तो रहेगा ही रहेगा, प्लस M2 U2 प्लस V2² प्लस GZ1 प्लस ये जो P2 V2 है तो M1 को कॉमन ले लिए तो केवल यहाँ पे P2 V2 बचा। क्लियर है, ये है P2 V2 प्लस ये एक्सटर्नल वर्क ये जो है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है, यहाँ तक हमारा जो है वो बस क्लियर होना चाहिए, अब कुछ नहीं करना है। U1 प्लस P1 V1 क्या होता है, हम लोग एक पढ़े थे, इंथैल्पी H इक्वल टू होता था U प्लस PV, और अगर हम स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की बात करें तो उसको H से डिनोट करते थे, वो स्मॉल U1 प्लस P1 V1 ऐसा कुछ होता था। तो U1 प्लस P1 V1 को हम क्या लिख सकते हैं, H1 लिख सकते हैं, और H1 क्या हो गया हमारा, इंथैल्पी हो गया। तो ये हो गया H1, बाकी सारा चीज सेम है, V1² प्लस GZ1 प्लस dQ/T प्लस M2 H2 U2 प्लस P2 V2 हमारा H2 हो जाएगा, प्लस V2² GZ2 प्लस dW एक्सटर्नल वर्क डिवाइडेड बाई dt। तो ये हो गया एक्चुअली हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, मतलब ये हो गया यहाँ तक। और इसके अलावा हम लोग क्या जानते हैं कि जब स्टेडी फ्लो रहता है, जब कोई भी फ्लो स्टेडी स्टेट में रहता है तो जितना उसका इनलेट पे मास होता है वही आउटलेट पे मास होता है। तो यहाँ से M1 और M2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, H1 प्लस V1² प्लस GZ1 प्लस dQ/dt प्लस ये तो इक्वल है तो इक्वल कट गया, H2 प्लस V2² प्लस GZ2 प्लस dW एक्सटर्नल अपॉन dt। यही हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी फ्लो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर टाइम बेसिस। टाइम बेसिस क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डेरिवेशन में ये वाला पोर्शन हमें याद रखना है, ये इक्वेशन को जो हमें काम आएगा न्यूमेरिकल में। तो ये होल डेरिवेशन लाके अगर बोलेगा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डिराइव करो ऑन टाइम बेसिस तो आप इसको निकाल लीजिएगा। और इसके अलावा अगर वो बोलेगा कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर मास बेसिस निकालो तो मास बेसिस में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये जो M1 डॉट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dM1/dt लिख सकते हैं। एक्चुअली वो क्या था, इनलेट पे डिफ्रेंशिएट किया हुआ था। और ये M2 डॉट क्या था, dM2/dt। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो सेम होने वाला है, dM1/dt और dM2/dt। तो अब हम लोग क्या करें, पूरे इक्वेशन को dM1/dt से डिवाइड कर देंगे। तो अब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये तो उतना ही बचेगा, ये वाला वैल्यू H1 प्लस V1² प्लस GZ1। अब देखिए यहाँ पे ये जो dt था जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, dQ/dt डिवाइडेड बाई dM1/dt, dt कट जाएगा और अल्टीमेटली हमारा इक्वेशन में क्या बचेगा, dQ/dm बचेगा। dm1 तो dm1 और dm2 तो बराबर है, तो इसको या तो आप dm1 लिख दीजिए या dm2 लिख दीजिए या केवल dm लिख दीजिए, बात तो वही होने वाला है। क्लियर है। वैसे ही यहाँ भी इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला वैल्यू तो दोनों इक्वल है तो बराबर हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, H2 प्लस V2² प्लस GZ2। कुछ नहीं किए हैं, बस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। प्लस W external/dt dM1 डिवाइडेड बाई dt। तो यहाँ भी dt कट जाएगा तो हमारा dW external/dm बचेगा। तो देखिए यहाँ पे
टाइम बेसिस पे था इसलिए dt आया था, और यहाँ पे नीचे में मास बेसिस आ गया तो यही हो गया हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर मास बेसिस। तो आप चाहो तो दोनों दिखा देना, यहाँ आ जाएगा तो उसके बाद करना क्या है, बस dm1/dt से पूरे इक्वेशन को डिराइव कर देना है, तो आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मास बेसिस आ जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। बट ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो मास बेसिस पे आता है, तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, याद तो रखने वाला इसमें कुछ है नहीं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली याद किसको किया जाता है, जो हमें नहीं समझ में आता है। ये तो हम लोग पूरा डेरिवेशन देख लिए, तो चाहिए तो आप लोग इसको भी एक बार 2-4 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद करने की ज़रूरत नहीं होगा, वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ एनर्जी बैलेंस जो है वो इंथैल्पी का होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी का होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी का होने वाला है, अगर हीट लॉस हो रहा है तो उसका होने वाला है। देखिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया है, क्यों? क्योंकि हम लोग हीट को ऐड कर रहे हैं, और अगर वही मान लीजिए न्यूमेरिकल में दे देता कि हीट लॉस हो रहा है तो लॉस हो जाएगा, तो हमारा क्या यहाँ पे हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया हुआ है एक्सटर्नल वर्क का, ये समझ के कि टरबाइन से हमें वर्क मिलेगा। अगर वही कंप्रेसर का हो जाएगा तो वो भी यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा। कभी कभी बोल देगा कि जो सिस्टम से कोई वर्क नहीं मिल रहा है, तो कोई वर्क नहीं तो कोई एक्सटर्नल वर्क जीरो हो जाएगा। बोल देगा कि पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है मतलब उससे ना हीट लॉस होगा ना हीट एड होगा, तो उस केस में ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये अभी हम लोग अलग अलग केस के लिए देखेंगे कि टरबाइन के लिए क्या होगा, कंप्रेसर के लिए क्या होगा, उस केस में ये सारा देखने वाले हैं। तो अभी आपको बस ये इक्वेशन याद रखना है। टाइम बेसिस के लिए ये हो गया हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, और ये मास बेसिस पे हो गया हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला जो आया है ये इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आप कर लेंगे तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन टरबाइन के लिए क्या होता है, कंप्रेसर के लिए क्या होता है, हीट एक्सचेंजर के लिए क्या होता है, ये सारे चीज़ों के लिए अलग अलग केस के लिए हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, और देन इसके बाद इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक स्पेशल केस के साथ आते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।